चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोलिजन्स वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट केसेस के वो सब होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो 1D कोलिजन होगा। 2D कोलिजन की बात आज हम लोग नहीं करेंगे। 1 डायमेंशनल कोलिजन, जिसको आप हेड ऑन कोलिजन भी कहते हो। हेड ऑन कोलिजन्स की बात हम लोग करेंगे, जिसको 1 डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं। 1D से मतलब ये है बच्चों, 1D से मतलब 1 डायमेंशन से मतलब ये है कि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद दोनों टाइम जो मोशन है, जो वेलोसिटीज हैं, वो एक ही लाइन पे रहेंगी। एक ही लाइन पे, वो एक प्लेन में नहीं मूव करेंगे। वो जो भी दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं वो आए, आके चिपक गए, या फिर वो एक ही लाइन में रखे हुए, एक रेस्ट पे रखा हुआ है, दूसरा आके टकराता है और ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया। एक ही लाइन में इनका मोशन टकराने से पहले और टकराने के बाद होगा। एक बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया और वो टकरा करके जंप करके h हाइट से जा करके h/2 तक हाइट तक आई और इस तरह से बार बार टप्पा टप्पा खा रही है, 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर उसी बॉल को मैंने टेढ़ा किसी एंगल में फेंक दिया तो वो टप्पा खाई, उसके बाद टकरा करके आगे गिरी, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, फिर टप्पा खाई, फिर आगे गिरी। इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन एंड ऑफ कोर्स 2 डायमेंशनल कोलिजन। आज हम लोग सिर्फ हेड ऑन कोलिजन की बात करेंगे। तो हेड ऑन कोलिजन या कोई सा भी कोलिजन होता है बच्चों, उसके अंदर, हेड ऑन कोलिजन के अंदर जितने भी विजुअलाइजेशन है उसमें 3 स्टेप होंगी। कोई सा भी कोलिजन हो उसमें 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप होती है बच्चों अप्रोच की। अप्रोच के बिना कोलिजन नहीं हो सकता, राइट। अगर जैसे सड़कों में गाड़ियां चल रही हैं, हर गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन क्या उनका कोलिजन होता है? नहीं। जब तक पीछे वाली गाड़ी की स्पीड सफिशिएंट इनफ ना हो, जब तक पीछे वाली गाड़ी अप्रोच ना कर रही हो तेजी से, तो वैसे यहां पे अप्रोच वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई दो चीजें एक दूसरे की तरफ ना जा रही हों तब तक इनके बीच में कोलिजन क्यों होगा? नहीं हो सकता। तो इसी को पहली स्टेप कहा जाता है, स्टेप 1, दैट इज अप्रोच। अप्रोच कर रही है। लेट्स से ये बॉल है, इसका मास है m1, ये बॉल 2 है, इसका मास है m2, ये रेस्ट पे रखी हुई है, और ये जो m1 बॉल है, लेट अस से ये u1 स्पीड से जा रही है। सो दिस बॉल इज अप्रोचिंग, ये इसको अप्रोच कर रही है, और अप्रोच जब करेगी, जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, तो उसके बाद सेकंड स्टेप आती है जिसको कहते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन। यानी जब ये दोनों बॉल कोलाइड कर जाएंगी तो पीछे वाली बॉल और आगे वाली बॉल दोनों के अंदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एंड ड्यू टू फोर्स ये दोनों बॉल डीफॉर्म कर जाएंगी। दैट इज द सेकंड स्टेप। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले अप्रोच हो रहा है, उसके बाद ये दोनों डिफॉर्म हो गए। सो सेकंड स्टेप इज डीफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है बच्चों, ये दोनों बॉल डिफॉर्म हो चुके हैं। ये एक प्रोसेस होता है वैसे तो डिफॉर्मेशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट a particular time when there is a maximum deformation, right? इनके बीच में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा, उस मोमेंट पे ये दोनों एक कॉमन स्पीड से चलेंगे। तो स्टेप 1 अप्रोच हुई, स्टेप 2 अप्रोच होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और डिफॉर्म हो गए, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी, आगे वाली कम थी, तो ये पीछे वाला आगे के पीछे घुस गया। लेकिन साथ में अब आगे वाले की स्पीड भी बढ़ गई, पीछे वाले की कम हो गई। दिस इज दैट इंस्टेंट जब आपका जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है? मैक्सिमम है। ये बताइए बच्चों, ये दोनों स्टेप जब ये, दो बातें मैं कहूंगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में क्या लगता है आपको? काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी कि नहीं? टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी कि नहीं? हां या ना? स्टेप 1 से स्टेप 2 में आने में टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी कि नहीं बच्चों? जल्दी बताइए। जब ये इससे टकराएगा तो आपको लगता नहीं डिफॉर्मेशन के कारण कुछ एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की कम हुई होगी कि नहीं? इट मेक सेंस टू एवरीवन?
क्या मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? दिस इंप्लाइज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। स्टेप 1 और स्टेप 2 हर कोलिजन के लिए ट्रू है, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे वो इन इलास्टिक हो, चाहे वो सुपर इलास्टिक हो, चाहे वॉटेवर इलास्टिक हो। अगर कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है तो ये दोनों स्टेप हर तरह के कोलिजन में होंगी। होंगी कि नहीं होंगी बच्चों, बताओ। फिर से सुनो, फिर से सुनो मेरी बात, माय डियर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आगे बता रहा हूं। मुझे पता है कई लोग कंजर्वेशन बोल रहे हैं। लेट मी फर्स्ट रिलेट। ये बताओ स्टेप 1 से स्टेप 2 जाने में टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हुई कि नहीं? आपको दिख रहा है ये डिफॉर्मेशन हो गया है, कुछ एनर्जी इंटरनली कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये दोनों स्टेप क्या सिर्फ इन इलास्टिक के लिए ट्रू है या इलास्टिक के लिए भी ट्रू है? ये दोनों स्टेप इन इलास्टिक के लिए ट्रू है या इलास्टिक के लिए भी होगा? ये बताइए, इज इट ऑल्सो वैलिड फॉर इलास्टिक? इज इट? यस, यस, जल्दी बोलो। इट इज ट्रू फॉर इलास्टिक, इन इलास्टिक। दीज आर द कॉमन स्टेप्स फॉर कॉमन इसका मतलब अभी तक इलास्टिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं हुआ है, ये सब में कॉमन है। और आपने देखा जब ये टकराते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, कंजर्व नहीं रहती। अब देखो एक क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ट्रू और फॉल्स? अभी मैंने बोला ना आंसर इज फॉल्स। अरे कहा, अभी तो आपने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन्स ड्यूरिंग द कोलिजन। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज सम पार्ट ऑफ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सम पार्ट ऑफ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। शब्दों को ध्यान दो बच्चों, उसने क्या कहा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी during the collision is never conserved for any types of collision। अब देखो, अब क्या होगा स्टेप 3 में? स्टेप 3 में क्या होगा? अब ये जो मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल नहीं कहना चाहिए, जो बॉल्स हैं, अब इनके अंदर होगा रिफॉर्मेशन। वो आपकी स्टेप 3 है। स्टेप 3, और इसको बोला जाता है रिफॉर्मेशन। यहां पे एक पॉइंट लिख लो, सम पार्ट तो थर्ड स्टेप होती है बच्चों रिफॉर्मेशन। इनके बीच में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, और ये वापस जब रिफॉर्म होंगे तो ये अगर अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए, अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए तो हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाए तो कहेंगे हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन। तो आई होप आपको समझ में आया बच्चों। अगर 100% रिफॉर्मेशन हुआ तो
तो इसको बोलेंगे बॉडी है इलास्टिक। अगर लेस देन 100 रिफॉर्मेशन इज लेस देन 100%, तो हम इसको कहेंगे इनइलास्टिक। अगर 0% रिफॉर्मेशन हुआ तो हम इसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। कंजर्व लिखा है, ये नॉट लिखा है ना यार। तो स्टेप 2 हर कोलिजन के लिए सेम होती है, स्टेप 2 हर कोलिजन के लिए सेम होती है, लेकिन स्टेप 3 डिसाइड करेगा कि कोलिजन E इक्वल टू 1 है, E लेस देन 1 है या E इक्वल टू 0 है। दिस इज डिसाइडेड बाय स्टेप 3 विच इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब ही यही है मैक्सिमम, क्योंकि डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म होना चालू करता रहेगा, एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम। सीधा यहां से आने के बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे ना, उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा फाइनल स्टेप कह रहे हैं। जितना हो सकता है देख लो, कितना हो सकता है, ये है ये। आई होप इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। अब देखो, अगर ये पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया, अगर जितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल में ये वापस मिल गई, तो ये हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। और हम कह देते हैं इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी पोटेंशियल वापस दे देगा ये। इलास्टिक का मतलब ये, इट हैज अ एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो ये जब वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, 100% ओरिजिनल शेप में आ गया, तो सारी एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन में याद रखना है बच्चों कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन सेम होती है, नॉट ड्यूरिंग द कोलिजन। छोटी सी बात याद रखने की है, विजुलाइज कर लोगे तो याद भी नहीं रखना है, दिखेगा अरे हाँ यार ये तो क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ ये सब में होगा। अगर पूरी मिल गई तो इलास्टिक है, पूरी नहीं मिली तो इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी नहीं मिली तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। आई होप इट मेक्स सेंस। ये अगर कोई डाउट है तो आपको समझ में आ गया कि आखिर ये किस तरह से ये तीनों स्टेप रिलेट हुई हैं। अब मैं इनके रिजल्ट के ऊपर बात करूंगा, अब मैं इनके बारे में एनर्जी लॉस सारी चीजों की बात करूंगा, बट आई थिंक इट्स क्लियर। तो बच्चों अब इस कोलिजन के अंदर हमें बेसिकली देयर आर टू अननोन्स। वन इज V1 एंड अनदर इज V2। यहां पे हमें दो अननोन है, ये चीज गिवन होती है, ये गिवन होती है बच्चों, और ये दो हमें ये निकालना है कि टकराने के बाद ये कितनी स्पीड से मूव करेगा। ये V1 और V2 हमें निकालने हैं, चाहे वो कैसा भी कोलिजन हो। मैं सारे कोलिजन के नाम लूंगा। अभी कई बच्चे बोले सर इनइलास्टिक का एग्जांपल दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, ये सारी चीजें दे दो। तो मैं ये कह रहा हूं देयर आर टू अननोन्स, यहां पे दो अननोन है, दो अननोन को निकालने के लिए वी नीड टू इक्वेशंस, और इन दोनों इक्वेशन को लगाने के बाद हमारे पास एक सिंगल रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको एक स्टेप समझ में आ गई कि ये विजुलाइज किया। अब हम इस रिजल्ट की बात करेंगे। ये रिजल्ट कैसे आया, ये दो इक्वेशन होंगी, ये दो इक्वेशन के नाम भी लिखूंगा मैं, आज डिराइव नहीं करेंगे, बट लेट मी मेक अ पॉइंट। ये एक फिनोमिना है, इसको विजुलाइज किया, इसके अंदर दो अननोन आए, उनको रिलेट करना है दो इक्वेशन से, ये फाइनल रिजल्ट जो है इसके ऊपर काम करना है। तुम्हारे सारे क्वेश्चन सिंगल रिजल्ट से हो जाएंगे। मैं चाहता तो सीधा रिजल्ट लिख देता, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट। आप जब तक पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक कैसे इसको सही से यूज करोगे। अब दो तीन लोगों के डाउट हैं, जैसे किसी ने कहा सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है क्या। मैकेनिकल एनर्जी, क्वेश्चन ये है, इज मैकेनिकल एनर्जी, लिख देता हूं पूरा,
ड्यूरिंग बताइए क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है? इन जनरल ऑल हर कोलिजन की बात हो रही है। आंसर है ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन्स E इक्वल टू 1, नॉट फॉर ये है इसका आंसर। समझ में आया? सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे बेटा जी, क्योंकि जब ये टकराए थे तो टकराते टाइम आपने बड़ी आसानी से मान लिया कि सर जो भी काइनेटिक होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन दैट इज द केस ओनली फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होगी, कुछ लाइट में कन्वर्ट हो सकती है, और कुछ ऐसे पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है हीट में जो कि दोबारा ना मिले, तो कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्जन हो सकते हैं जो कि परमानेंटली लॉस करके निकल जाए, जिनसे वापस नहीं मिले, तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों ने कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी क्या? ओनली 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 फॉर E इक्वल टू 1। रट लो, सिर्फ E इक्वल टू 1 के लिए, बाकी के लिए मैकेनिकल भी कंजर्व्ड नहीं है। चलिए, तो हमने देखा ये एनर्जी तो ये बेवफा निकली, एनर्जी का तो हर कोलिजन के साथ कहानी बदल रही है, काइनेटिक तो इलास्टिक की भी नहीं है। तो फिर हमारे सामने बचा क्या कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और वो बचा मोमेंटम। तो क्वेश्चन ये है, इज मोमेंटम कंजर्व्ड? क्वेश्चन ये है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड? ड्यूरिंग द कोलिजन? बताइए, हर तरह के कोलिजन, E की वैल्यू 0 हो, E की वैल्यू 1 हो, E लेस देन 1 हो, इन तीनों के लिए क्या मोमेंटम कंजर्व है? क्या लगता है आपको? रटा हुआ है सबको, करेक्ट है, बट कुछ कंडीशंस हैं। मोमेंटम तब कंजर्व होता है बच्चों, देखो F इज इक्वल टू होता है dp बाय dt, तो जब नेट फोर्स ये 0 होता है तो यहां पे P dp बाय dt इक्वल टू 0, तो यहां पे P कांस्टेंट होता है। अब देखो मैं कंफ्यूज करता नहीं हूं, जनरली बच्चे को क्लियरिटी होती नहीं है। तो ये मैंने बनाई है। अब मैंने इंटरमीडिएट स्टेप्स को हटा दिया, मैं चाहूं तो उसको भी बना सकता था, बट अब आपको इस तरह से फोकस करना है, टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद। तो ये बताइए, मोमेंटम किसका कंजर्व कर रहे हैं आप? मोमेंटम किसका कंजर्व कर रहे हैं? विच बॉल, M1 और M2? M1 का कर रहे हैं, M2 का कर रहे हैं, और बोथ इंडिपेंडेंटली। और बोथ टुगेदर एज अ सिस्टम।
बताइए, 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा वाला कंजर्व कर रहे हो? M1 का, M2 का, दोनों का कंजर्व है या दोनों का सिस्टम एक साथ मिलाकर के कंजर्व है? बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब सबका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोथ टुगेदर। तो ये जो नेट फोर्स 0 हो रहा है बच्चों, ये नेट सिस्टम के ऊपर हो रहा है ऑन बोथ। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों का टोटल मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने इस पे जो फोर्स लगाया बाय न्यूटन थर्ड लॉ, उसने भी इस पे उतना ही फोर्स लगाया, तो इन दोनों पे एफ नेट ऑन बोथ एज सिस्टम बिकम्स 0, हेंस P net is conserved। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये आपको क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपकी पहली इक्वेशन बनती है, वो बनती है P1 प्लस P2 वेक्टर साइन के साथ इनिशियल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 वेक्टर साइन के साथ फाइनल। सो दैट इज M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर will be equal to M1 V1 vector plus, यही है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल will be equal to सम ऑफ फाइनल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जी लगेगा यार धड़ाधड़, अभी तो हमने डिस्कस किया, बिल्कुल लगा सकते। तो ये है बच्चों पहली इक्वेशन जो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिलती है। कई सारे क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड किए जाते हैं, बट आज मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं उस रिजल्ट को आपको बताना चाहता हूं। वो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है, तो देखो हमारे वेरिएबल कितने थे, हमें क्या चाहिए? V1 और V2 की वैल्यू चाहिए, राइट? 2 वेरिएबल्स, which will require 2 equations। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और दूसरी बच्चों मिलेगी E इज इक्वल टू रिलेटिव रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन। तो दूसरी इक्वेशन बच्चों इससे मिलती है। ये जो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं E, ये हमें ये बताता है दैट इज रेशियो ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं बोलूं E इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हुआ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन, यानी जितना डिफॉर्म हुआ था उतना रिफॉर्म हो गया, या कहो आप 100% रिफॉर्मेशन हो गया। इसीलिए इसको बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन। जब आप E की वैल्यू 0 पुट करते हो तो इसका मतलब रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, 0। देखो जरा यहां पे E की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये डिफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई होके रिफॉर्मेशन हो गया 0। इसका मतलब दिस इज परफेक्टली बाकी सारे केस में E लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, दिस इज पार्शियल रिफॉर्मेशन। तो ये जो E है, इस E का मतलब क्या हुआ? ये जो E है इसका मतलब ये हुआ, ये हमको बताता है कि भैया ये कितना रिफॉर्म हो रहा है, टकराने के बाद ये कितना रिफॉर्म हो रहा है। और ये डिपेंड करता है बॉडी की इलास्टिक नेचर पे। जैसे अगर मैं यूज करूं एक इलास्टिक मटेरियल की बॉल, जैसे आपने क्रेजी बॉल देखी होगी, बचपन में खेली होगी,
स्टील की अच्छी बनी हुई बॉल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल अपना शेप रीगेन कर लेता है 100%, वो बॉल अगर टकराती हैं तो उनका कोलिजन लगभग परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ये जो ई है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और वहीं अगर आटे की लोई है, एक आटे की लोई या मैं कहूं एक आइस, जो आप देखा होगा अपने मूवीज में जहां पे स्नो गिरती है वहां पे आइस की बॉल बना के एक दूसरे को मारते हैं, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि वहां जो डिफॉर्मेशन हुआ वो डिफॉर्म होकर रह गया, रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं होता है। आटे की लोई को पकड़ के दीवार में मारो तो आटे की लोई का शेप जाके चिपक जाएगी, रीगेन नहीं होती, रिबाउंड नहीं होती। वही टेनिस की बॉल को मारो तो रिबाउंड होती है, वापस आती है। तो ये ई डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल्स। तो जनरली ई की वैल्यू आपको या तो गिवन होगी या इनडायरेक्टली निकालनी होगी, राइट। अब देखिए ये ई की वैल्यू कैसे निकलती है। E is relative velocity of separation upon relative velocity of approach, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये है बच्चों ई। कोई भी चीज कितनी डिफॉर्म होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, अप्रोच। और टकराने के बाद एक दूसरे से जितनी तेजी से दूर जाएंगे उतना बढ़िया रिफॉर्मेशन हुआ है, राइट। जैसे ये देखो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी दो बॉल है ना, तो अप्रोच का मतलब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड लिखनी है। जितनी तेजी से अप्रोच करेंगे उतना जबरदस्त डिफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई डिफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड सिमिलरली टकराने के बाद वो बॉल कितना रिबाउंड होगी, सेपरेट होगी, उस बात पर डिपेंड करेगा रिफॉर्मेशन कितना हुआ है। तो ये बेसिक मीनिंग ऑफ ई होता है। यहां से दूसरी इक्वेशन मिलती है जिसको हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे। मैं एक बार लिख भी देता हूं। जैसे अगर आप देखें वो हमारा जो केस था, ये रेस्ट पे है, ये 2 और ये आ रहा है इसकी तरफ m1 u1 स्पीड से, ये बिफोर कोलिजन है। तो आप देख सकते हैं ये रुका हुआ, ये अप्रोच कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच हो जाएगी नीचे u1 प्लस 0। वो तो रुका हुआ है तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं आएगा। दूसरा, आफ्टर द कोलिजन ये दोनों बॉल आगे मूव करेंगी। ये 2 वाली आगे चल गई लेट से v2 से, ये 1 वाली आगे जा रही है थोड़ी कम स्पीड से v1 से। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड होगी v2 माइनस v1। पता ना रिलेटिव स्पीड कैसे लिखते हैं, v2 माइनस v1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेपरेशन की स्पीड हो जाएगी v2 माइनस v1। ये आपका ई हो जाएगा और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अगेन मैं इस पे भी काम नहीं करूंगा, ये डिफिकल्ट है, आसान नहीं है इन दोनों इक्वेशन को हैंडल करना, ना तुम्हारे पास समय है। अगर तुम इस तरह से जाओगे तो एग्जाम में इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन, ये कोलिजन वाला क्वेश्चन नहीं होना है। रिफॉर्मेशन को सेपरेशन से देखना है, डिफॉर्मेशन को अप्रोच से देखना है। शब्दों पे ध्यान दो। रिफॉर्म का मतलब रिबाउंड, डिफॉर्म का मतलब कोलिजन, रिफॉर्मेशन इज सेपरेशन। जितना बढ़िया रिफॉर्मेशन होगा उतना दूर भागेगी बॉल। क्रेजी बॉल को दीवार में हिट करूंगा तो रिबाउंड ज्यादा होगा, और वहीं एक प्लास्टिक की बॉल को करूं या कोई एक आटे की बॉल करूं तो रिफॉर्मेशन कम होता है, इसलिए रिबाउंड स्पीड भी कम होती है। सो रिफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ सेपरेशन, कितनी तेजी से दूर भाग रहे हैं टकराने के बाद। एंड ऑफ कोर्स डिफॉर्मेशन तो इस बात पर डिपेंड करेगा कितनी तेज की बॉल मारी हमने। जितनी तेज से बॉल को खींच के मारोगे उतना जबरदस्त डिफॉर्मेशन। आई होप इट मेक सेंस, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते। अब हम बात करेंगे उस रिजल्ट की जो आपके नीट के क्वेश्चंस को बिना इन इक्वेशंस को सॉल्व किए करने में मदद करेगा। हमें सिर्फ यहां पे करके नहीं छोड़ देना है,
हमें हर फिजिक्स के अंदर हर टॉपिक में समझना है प्रोसेस क्या है, देखना है इक्वेशन क्या लग रही है, एंड देन एक ऐसा मस्त बिना टेंशन का सिंपल रिजल्ट जो हर जगह लगे। दैट इज द अप्रोच फॉर नीट फिजिक्स। आईआईटी एडवांस की क्लास हो रही होती तो मैं वो शायद रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं लिखता, मैं कहता इसी को करो, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस में वो रिजल्ट हर जगह नहीं लग पाएगा, लेकिन नीट में हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, लगभग 99% हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। एनसीईआरटी में भी वो रिजल्ट गिवन है। सो आज हम लोग अब उस रिजल्ट की बात करेंगे जो आपकी इस हेडेक को रोकेगा। तुम्हारे पास समय बहुत कम होता है एग्जाम में, और उनको भी पता है तुम्हारे पास समय कम है, सो दे वांट यू टू रिमेंबर दोज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनकी बेसिस पे आप बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर सको। लेकिन एक रिजल्ट से इतनी वैरायटी तब हो पाएगी जब तुमको उस रिजल्ट के पीछे की कहानी क्लियर होगी। तो आपने देखा बच्चों, दो इक्वेशन बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई, और इन दोनों से हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों से क्या निकालना है बताइए। व्हाट रिजल्ट, हमें क्या चाहिए ये भी तो पता हो, और क्या पूछेगा एग्जाम में बार बार, क्या पूछेगा बार बार बताइए। V1 एंड V2, V1 एंड V2। अप्रोच कैसे निकाला, अरे जा रहा है ना इसकी तरफ, ये अप्रोच कर रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। तो टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी तो u1 ही लिखूंगा ना, दूसरी तो 0 है, तो ये लिख दिया है। और यहां पे ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ई हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस की टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, we get V1 equals to m1 minus em2 upon m1 plus em2 times u1, and V2 will be equal to m1 plus em1 upon m1 plus m2 times u1। ये वो दो रिजल्ट है जो अपने को याद रखने हैं। वो दो इक्वेशन लिख करके यही रिजल्ट आएगा। मैंने लिखा ना यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखूंगा, m1 u1 plus 0 will be equal to m1 v1 plus m2 v2, और दूसरी e की लिखूंगा, e will be equal to v2 minus v1 upon u1 plus 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जरा देख लो। तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट आपकी इन इंटरमीडिएट स्टेप्स को खत्म कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये दो इक्वेशन लगाई थी, इनसे ये आया है, तो मुझे अब एग्जाम में ये दोनों बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रिजल्ट आपको सेव करता है। यस यस माय डियर, रामा सोलंकी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे हमने U2 को 0 लिखा है। देखो जरा, हमने M2 रेस्ट पे रखा था, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, दिस इज, कहने को ये स्पेशल केस है, बट दिस इज अगर आप एनसीईआरटी में कोलिजन टॉपिक उठा के देखोगे तो उन्होंने ये रिजल्ट लिखा है, और वहां पे एक टर्म लिखा हुआ है विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी। मतलब ये जो हम केस कर रहे हैं, अब मैं आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं, ये जो केस हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ये इन द फ्रेम ऑफ M2 कर रहे हैं, इन द इनिशियल फ्रेम ऑफ M2 कर रहे हैं, तो ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आता है। आपके नीट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आप उठा के देख लो, नीट क्या जेईई मेंस उठा के देख लो, हमेशा M2 रेस्ट पे होता है 99%। सिर्फ कुछ कुछ टेस्ट सीरीज जो हैं उनके अंदर M2 को मूव करा देते हैं, तब आपके पास फिर आपको वही दो इक्वेशन लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि एक और इन जनरल और भयानक रिजल्ट है, बट वो रटने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो 1% क्वेश्चन में लगेगा और भयानक इससे बहुत है, ये 99% में लगेगा। इसीलिए और एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली लिख रखा है इट इज विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, बिकॉज ये M2 के फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया गया। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रट लो। और ये कंडीशन आप उठा के देखो, नीट के जितने भी क्वेश्चन आए आज तक जहां पर ये V1 V2 निकालना होगा उसमें M2 रेस्ट पे रखते हैं, उठा के देख लो एक भी क्वेश्चन, एम्स, नीट, जेईई मेंस, या तो कंजर्वेशन, अगर दोनों मूव करते हैं तो कंजर्वेशन मोमेंटम से हो जाता है, या ये लगेगा सीधा। चलिए अब इस पे फोकस करो। अब इसको रटने की बात करते हैं। ये बताइए जरा कॉमन टर्म, यहां पे डिफरेंट टर्म क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे माइनस का साइन है और यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे M2 लिखा हुआ है और यहां पे M1 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। बाकी सारा सेम है। जरा देखो बेटा, ये टकराने के बाद जो दोनों बॉल है उनकी स्पीड में डिनोमिनेटर सेम, U1 सेम, M1 इधर सेम, बस V1 में माइनस EM2 और इधर प्लस EM1। ये रटने का तरीका है। मैंने आपको सब वो चीज बता दी जो अलग है दोनों में। कई लोग बोल रहे थे कि फॉर्मूला गलत लिख दिया, नीचे M2 होना चाहिए, M1 होना चाहिए। अब तुम्हारा ठीक हो गया दिमाग का फॉर्मूला, यही सही फॉर्मूला है। आई होप यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैंने उधर ही हिंट कर दिया, अब ये मिस्टेक नहीं होगी जिंदगी में। चलिए एक बार और लिखते हैं फॉर्मूला। तो देखो अब दिमाग में क्या रखना है, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये एक बॉल है, ये U1 स्पीड से आ रही है, इसके सामने एक दूसरी बॉल रखी है, ये M2, ये रेस्ट पे है। टकराने के बाद ये इधर जा रही है V2 से, ये इधर जा रही है V1 से, ये M2 है, ये M1 है। जरा एक बार फिर से देखो, V1 V2, ये V1 की वैल्यू कितनी आई? V1 इज इक्वल टू M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1, और ये V2 हो जाएगा M1 प्लस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1। देखा गलत लिख दिया ना, ये M2 नहीं है, ये M1 है। ये जानबूझ के लिखा है मैंने कि मैं बता दूं बार बार यहां गलती होती है। ऊपर M2 है, नीचे M1 है। चलिए अब क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। मैं तुमको खटाखट खूब सारे क्वेश्चन कराता हूं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। भूलना नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लो साइड में, एक एक लाइन से करते जाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, आज जाके प्रीवियस ईयर जरूर करना कोलिजन के उठा के। तो सीधा कैसे लिखूंगा मैं? सीधा मैं लिखूंगा यहां पे आपका ये कितना हुआ, V1 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1, और V2 इज 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1। डिवाइड कर देंगे तो V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 2M1। समझ गए? अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहता कि इफ V1 बाय V2, अगर मैं आपसे कहता कि V1 बाय V2 इज 1/3, देन फाइंड M1 बाय M2, कर देते? जरा इसको करो अब सेकंड क्वेश्चन।
ये एग्जांपल नंबर 2। इसी के अंदर मैंने दूसरा एग्जांपल बना दिया कि अगर ये टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी स्पीड का रेशियो 1/3 है। ये कितना दे रखा है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 3m2 विल बी इक्वल टू 2m1। m1 इधर आ गया तो ये m1 विल बी इक्वल टू 3m2। तो यहां से कितना रिजल्ट आया? सो दिस विल बी m1/m2 विल बी इक्वल टू 3/1। अब देखो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन एक्चुअली में ये था कि अगर ये इससे टकराता है इलास्टिकली और टकराने के बाद दोनों की स्पीड का रेशियो 3:1 है, तो बताओ मासेस का रेशियो क्या होगा? एक ही बार में आप इस तरह से उड़ा सकते हो। एग्जाम्पल, रिपीट if the balls in previous problem बताओ इनइलास्टिकली का मतलब E लेस देन 1। E 0 मत कर देना इसको, E लेस देन 1 है। तो यहां पे क्या कंडीशन गिवन है? m1 इक्वल टू m2, लेट अस से इक्वल टू m है। तो v1 लिख लीजिए। v1 क्या था? m1 माइनस E m1 अपॉन m1 प्लस m2, सारे m लिख दीजिए टाइम्स u1। तो यहां से ये कितना आ गया? सो दिस इज इक्वल टू ये m, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस E/2 टाइम्स u1। और वैसे जब आप v2 लिखोगे तो वो 1 प्लस E/2 टाइम्स u1 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए v1 बाय v2। सो v1 बाय v2 जो आप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये u1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, u1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। इसकी वैल्यू आपको दे रखी 1/2। 2 माइनस 2E विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2E। तो यहां से आ जाएगा आपकी E की वैल्यू 2 माइनस 2E विल बी इक्वल टू 2 क्यों लिख रहे हैं वहां पे? तो 1 प्लस E होगा ना, 1 प्लस E को उधर ले आइए 3 और ये हो जाएगा 1। तो यहां से E की वैल्यू आ गई 1/3। आई होप नाउ यू शुड ऑल्सो कंसिडर द पॉइंट दैट ये सीधा ये फॉर्मूले का कमाल है, इसके पीछे पूरी फिजिक्स भी है। क्या सीधा फॉर्मूला रटने से काम चलेगा या पीछे दिमाग में वो रहना चाहिए कि वो ये कहानी हुई है, आए होंगे, टकराए होंगे, ये सब कहानी हुई है। फॉर्मूला आपकी ये कैलकुलेशन स्टेप आसान करता है, बट अंडरस्टैंडिंग पूरे फाइनल सारी स्टेप से आती है। तो जब भी ये प्रोसेस हो रहा है तो दिमाग में एक बार जरूर सोचना है, अच्छा वो रुका हुआ, ये आया, टकराया, टकराने के बाद इनकी स्पीड का रेशियो। समझ में आई बात? जब तक पीछे आपके दिमाग में फिजिक्स नहीं चलेगी तब तक ये फॉर्मूला, ये सिर्फ कैलकुलेशन आसान करता है, फिजिक्स आसान नहीं करता ये। आइए और करते। एग्जाम्पल नंबर 4।
कीजिए। बहुत बढ़िया। तो कैसे लिखूंगा मैं सीधा, 2u/3 विल बी इक्वल टू 4m माइनस em अपॉन 4m प्लस em टाइम्स u। यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा, ये u से ये उड़ गया, सो 2/3 विल बी इक्वल टू, ये m उड़ गया, 4 माइनस ई अपॉन 4 प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 प्लस 2e विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3e। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5e इक्वल टू 4, e विल बी इक्वल टू 4/5। काफ़ी लोगों का गलत आया जी, सबका 2/3। स्पीड ऑफ 4m कह रहा है ना ये, इसका मतलब v1 की ही बात चल रही है, तो m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2, सही तो लिखा है। ये 2u/3 लिखा है ना, 2u/3। क्वेश्चन पढ़ो तो यार एक बार, क्या लिखा हुआ है, रेशियो नहीं बोला है मैंने। अच्छा, ठीक। डिनोमिनेटर में ई नहीं होगा, वेरी गुड, मैंने रेशियो ले लिया, करेक्ट। सो दिस इज जस्ट m, सो दिस इज प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2e, 12 माइनस 3e, तो ये आ गया e विल बी इक्वल टू 2/3। राइट, क्या बात है, ठीक है, वेल डन। चलिए क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से एक और लास्ट क्वेश्चन है यार, टाइम खत्म हो गया, फिर भी एक करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, कर दो। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, बट मैं चाहता हूं तुम मेरे फॉर्मूले से करो ना यार, अपने फॉर्मूले से नहीं। जो मैंने तुम्हें आज सिखाया तुम उसको अप्लाई करो। मैंने तुमको एक राम बाण दे दिया, उसे चलाना सिखा रहा हूं अलग अलग डायरेक्शन में। ये एक बहुत भयानक क्वेश्चन है, चाहो तो इसका रिजल्ट भी रट सकते हो, बट मैंने जो तुम्हें राम बाण दिया है, जो भी नाम दे दो उसका, राम रहीम बाण, डजंट मैटर, उसी से करो इसको। जल्दी से उड़ा दो। कई लोग का आंसर 1 आ रहा है। कई लोग का आंसर 1 आ रहा है। जरा एक बार V1 V2 लिखते हैं, जरा बताना V1 कितना हो गया टकराने के बाद और V2 कितना हो गया, देखना जरा।
V1 कितना हो गया, जल्दी बताइए। V1, शाबाश, V1 इक्वल टू 0 और V2 हो जाएगा U1 के बराबर या U के बराबर। तो इसका मतलब ये तो स्टैंडर्ड केस है, द वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड। अगर आपने ध्यान दिया होगा ये तो वही केस है, E इक्वल टू 1 M1 इक्वल टू M2, याद आया। तो इसका मतलब ये हुआ टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ये तो रेस्ट पे आ गया और वो पार्टिकल v स्पीड से आगे बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब 100% ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक नोट भी लिखने वाली बात है बच्चों, देखो इसका मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस केस में होता है, इलास्टिक में, परफेक्टली इनइलास्टिक में, या परफेक्टली इलास्टिक में? किस केस में, इन विच केस द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पॉसिबल? कौन से केस में सबसे ज्यादा ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है? तो उसका आंसर क्या है, किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होता है? परफेक्टली इलास्टिक एंड M1 इक्वल टू M2। ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है, सारा ही ट्रांसफर हो जाता है। तो इस छोटे से नोट के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म।